वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी पेपर। ये एक प्रैक्टिस पेपर है। आपके जो टर्म 1 के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं ये सेम उसी पैटर्न पर बना हुआ है जैसा कि टर्म 1 में पेपर आएगा। इसमें MCQs हैं, AR बेस्ड क्वेश्चंस हैं एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, The enzyme which uses viral RNA as a template for the synthesis of DNA is। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो वायरल आरएनए को एज टेम्पलेट यूज करता है डीएनए के सिंथेसिस के लिए? वो हमें बताना है। एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और टोपोआइसोमेरेज। तो इसका करेक्ट आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रांसक्रिप्ट बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन यूकैरियोटिक सेल? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमसे पूछा गया है कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम का के द्वारा यूकैरियोटिक सेल में निम्न में से क्या ट्रांसक्रिप्ट होता है? टीआरएनए, 18S RNA, 5S RNA, SN RNA, 28S RNA और HN RNA। हमें पता है यूकैरियोटिक सेल में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा टीआरएनए, SN RNA एंड 5S राइबोसोमल RNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है। सो ACD करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिग्निफिकेंस ऑफ चोना पेलुसिडा इज। चोना पेलुसिडा का क्या काम है? दैट इट एंश्योर्स एंट्री ऑफ ओनली वन स्पर्म इनटू द ओवम। यस, चोना पेलुसिडा का ये काम है। ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है और साथ ही प्रिवेंट करती है इमेच्योर एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन को। नेक्स्ट है, अ मैन हुज फादर इज कलर ब्लाइंड मैरिज अ वुमन हुज मदर इज कलर ब्लाइंड बट फादर नॉर्मल। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बिकमिंग कलर ब्लाइंड? हमें बताया गया है कि एक मैन जिनके फादर कलर ब्लाइंड है, हमें पता है कि कलर ब्लाइंड जो है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है। और मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है जो कि मदर से आता है एंड वाई क्रोमोसोम फादर से आता है। तो ये जो मैन है ये नॉर्मल मैन बता रखा है, लेकिन इसके फादर कलर ब्लाइंड है, लेकिन मैन में एक्स क्रोमोसोम मदर से आएगा। तो यहाँ पर मैन का जीनोटाइप हो गया एक्स एंड वाई, ठीक है। इनका मैरिज होता है ऐसी वुमन से जिसकी मदर कलर ब्लाइंड है। मदर के कलर ब्लाइंड होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंड का एलील हो, ठीक है। लेकिन इनके बता रखा है कि फादर जो है वो नॉर्मल है। तो फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से आता है और एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आता है। तो ऐसे में ये जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है इसका जिगजैग पैटर्न चलता है, जिसमें फीमेल में जो डिजीज़ वाला एलील आता है, डिजीज़ का एलील आता है वो अपनी मदर से आता है। मदर अपना डिजीज्ड एलील अपनी गर्ल चाइल्ड में ट्रांसमिट करती है एंड सन में अपना जो दूसरा एलील ट्रांसमिट करती है। लेकिन सन में अगर वो डिजीज एलील चला गया तो सन के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो वहाँ पर डिजीज जाकर एक्सप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वुमन है ये कैरियर है इस डिजीज के लिए। सो वुमन का जीनोटाइप हो जाएगा एक्स एंड एक्स सी, ठीक है। ये मेन एंड वुमन इन दोनों के जीनोटाइप हो गए। अब गैमेट बनेंगे, यहाँ पर एक्स गैमेट और एक में वाई क्रोमोसोम होगा। यहाँ जो गैमेट बनेंगे एक में एक्स और एक में एक्स सी क्रोमोसोम होगा, ठीक है। नाउ फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पर एक्स एक्स ये आएगा नॉर्मल बेबी गर्ल फीटस चाइल्ड। यहाँ पर एक्स एंड एक्स सी ये जो होंगी ये कैरियर हो जाएंगी, नॉर्मल होंगी बट इस डिजीज के लिए कैरियर होंगी। यहाँ पर एक्स वाई ये नॉर्मल सन एंड एक्स सी वाई ये डिजीज सन हो जाएंगे। इनमें कलर ब्लाइंड होगा क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर है। सो क्या प्रोबेबिलिटी है इनके सन्स में कलर ब्लाइंड होने की? वो है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 100 पी सीड्स। कितने गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं 100 पी सीड्स के बनाने में? हमें पता है एक सीड में क्या होता है, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म।
सो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एक मेल गैमेट जो कि फ्यूजन करता है फीमेल गैमेट जिसे हम एग कहते हैं, ठीक है, एग के साथ में, और रिजल्टेंट जाइगोट बनता है एंड जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। इसी तरह पोलन ट्यूब से दो मेल गैमेट आते हैं, तो एक मेल गैमेट का फ्यूजन हो गया एग से, पर जो दूसरा मेल गैमेट होता है उस दूसरे मेल गैमेट का फ्यूजन होता है सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई से, सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई से, जिससे कि PEC बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, और ये फिर एंडोस्पर्म में डेवलप होता है। तो इस तरह से एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म मिलाकर सीट बनाते हैं। यहाँ पर कितने गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, दो तो हुए मेल गैमेट और एक हुआ एग, ठीक है। तो टोटल 3 गैमेट्स, 100 पीस सीड्स के लिए कितने हो जाएंगे, 300। सो करेक्ट और आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स। हमें कॉलम में कुछ हार्मोन्स दे रखे हैं एंड यहाँ कॉलम सेकंड में उनके फंक्शंस दे रखे हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये प्रिपेयर करता है एंड्रोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और FSH हार्मोन, ये ग्राफिन फॉलिकल के मैच्योरेशन को देखता है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। एस्ट्रोजन का मेन रोल होता है फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में, यहाँ आ जाएगा सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और LH इसका काम होता है कॉपर्स ल्यूटियम के फॉर्मेशन में, तो ये आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the enzyme which polymerizes ribonucleotide in the 5' to 3' direction on a DNA template is, DNA template पर 5' से 3' डायरेक्शन में राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन किस एंजाइम के द्वारा होता है। DNA को टेम्पलेट यूज करके 5' to 3' डायरेक्शन में राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होता है, उस एंजाइम्स को क्या कहते हैं। DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, तो ये सही है, उस एंजाइम को हम DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कहते हैं। एन ऑपेरॉन इन अ प्रोकैरियोट इज, प्रोकैरियोट में एक ऑपेरॉन क्या है, मीन्स बैक्टीरिया, यहाँ बैक्टीरिया भी दिया जा सकता है। तो ऑपेरॉन क्या होता है, सेट ऑफ लिंक्ड जीन्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करते हैं। सो देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, अ सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस ऑन मैसेंजर RNA, तो ये गलत है, नाइट्रोजनस बेस 3 नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस नहीं है। अ सेट ऑफ क्लोजली लिंक्ड जीन कंट्रोलिंग अ मेटाबॉलिक पाथवे, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग meiosis in a diploid individual is responsible for, डिप्लॉइड इंडिविजुअल में जो क्रॉसिंग ओवर होता है इसकी रिजल्टेंट क्या होता है, लिंकेज ऑफ जीन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन, सेग्रीगेशन ऑफ लिंक्ड जीन, और डोमिनेंस ऑफ एन एलील। सो क्रॉसिंग ओवर के रिजल्टेंट रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, नए नए कैरेक्टर्स बनते हैं, सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट, अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ DNA हैज 80 थाइमिन and 80 guanine nucleotides. The total number of nucleotides in the DNA segments, यहाँ पर DNA segment में थाइमिन एंड ग्वानिन के नंबर बता रखे हैं। हमें पता है कि ये DNA में एडेनिन होता है, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन होते हैं, ठीक है। थाइमिन हमेशा बॉन्डेड होता है एडेनिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ग्वानिन की बॉन्डिंग होती है साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 80 अगर थाइमिन है सो ऑटोमेटिकली एडेनिन भी 30 हो गया, ग्वानिन 80 दिया हुआ है हमें, सो साइटोसिन भी कितना हो गया, 80 हो गया। ये 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितना होगा इस DNA सेगमेंट में, 80 × 4 दैट इज 320। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन एग्जेम्पलीफाई, स्नैपड्रैगन में फ्लावर कलर का जो इनहेरिटेंस है वो किसका एग्जाम्पल है, लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिल्स। सो हियर इज द ऑप्शन बी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जिसमें दोनों ही डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील एक साथ में आते हैं बट दोनों ही एग्जिबिट होते हैं। डोमिनेंट एलील यहाँ पर रिसेसिव को सप्रेस नहीं करता।
In the embryo sac of an angiosperm, the cells which degenerate after fertilization, after double fertilization, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस होते हैं और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स एक बार एक मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है एग के साथ और दूसरा मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है सेंट्रल सेल के साथ में, तो उसके बाद में कौन सी सेल एम्ब्रियो सैक की डिजेनरेट हो जाती हैं, सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज राइट हियर. नेक्स्ट है, इफ अ हीमोफिलिक मैन मैरीज अ वुमेन हु इज कैरियर फॉर द डिजीज, यहाँ पर दिया हुआ है एक हीमोफिलिक मैन है, इसकी मैरिज होती है ऐसी वुमन के साथ में जो कि इस डिजीज़ के लिए कैरियर है. हमें पता है हीमोफिलिक जो है ये अगेन एक्स लिंक्ड जीन है, तो मैन हीमोफिलिक है, इसका जीनोटाइप हो जाएगा XHY. इसकी मैरिज होती है ऐसी वुमन से जो कि इस डिजीज़ के लिए कैरियर है, तो इस वुमन के पास में एक एक्स क्रोमोसोम तो नॉर्मल होगा बट एक जो है हीमोफिलिक होगा. ठीक है, अगेन जब गैमेट्स बनेंगे XH एंड Y गैमेट, और यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे X एंड XH. दिस गैमेट फ्यूज विद दिस गैमेट रिजल्टेंट XHX. तो ये जो बेबी गर्ल फीटस है ये नॉर्मल है बट इसमें कैरियर का जीन है, तो ये कैरियर हो जाएगी. यहाँ पर दोनों ही हीमोफिलिक एलील आ गए, होमोजाइगस हो गए, होमोजाइगस होते ही ये बेबी फीटस जो है ये डिजीज्ड होगा, तो मीन्स ये हीमोफिलिक हो गया. ऐसे यहाँ पर XY एंड XH एंड Y. ठीक है, सो ये नॉर्मल सन है लेकिन ये जो है डिजीज्ड या हीमोफिलिक सन है. तो कितना हमें मिला जो इनकी सन एंड डॉटर्स का, 50% डॉटर्स विल बी हीमोफिलिक एंड 50% सन विल बी हीमोफिलिक. देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखा है, 50% ऑफ देयर सन विल बी हीमोफिलिक एंड ऑल डॉटर कैरियर्स, तो ये नहीं है, यहाँ पर डॉटर मिला है हमें कैरियर में. 50% of their son and 50% of their daughter will be hemophilic, so this option is right here. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग ह्यूमन जीनोम इज इनकरेक्ट. ह्यूमन जीनोम के रिगार्डिंग क्या गलत है. द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड, तो ये सही है. लेस देन 2% ऑफ द जीनोम एनकोड्स फॉर प्रोटीन, ये ऑप्शन भी सही है. रिपीटेटिव सीक्वेंसेस डू नॉट अपीयर इन ह्यूमन जीनोम, तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये गलत है. ठीक है, हमें इनकरेक्ट ही ऑप्ट करना है, सो ऑप्शन सी इज हियर राइट हियर, बिकॉज ह्यूमन जीनोम में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं जिनका यूज किया जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग में. हाउ मेनी ब्लास्टोमियर डज ए मोरुला हैव. मोरुला में कितना ब्लास्टोमियर्स होता है, सो करेक्ट ऑप्शन 4 to 16. नेक्स्ट है, द टेसल्स ऑफ कॉर्नकॉब आर दी. कॉर्न्स में जो भुट्टा होता है उसमें जो बिल्कुल थ्रेड लाइक सिल्क जैसे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्या होती हैं, फिलामेंट्स एंड स्टाइल एंड स्टिग्मा. हमें पता हो स्टाइल एंड स्टिग्मास होती हैं. ऑप्शन बी इज राइट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम. हमें कॉलम को मैच करना है. हाइलम जो है ओव्यूल का में बॉडी एंड स्टॉक का जंक्शन है, सो यहाँ पर आ जाएगा ए. इंटेग्यूमेंट्स, ओव्यूल की वॉल होती है, प्रोटेक्टिव वॉल होती है ओव्यूल की, सो ऑप्शन बी इज राइट हियर. फ्यूनिकल स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूनिकल, ऑप्शन सी इज राइट हियर. एंड चैलेजा, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज चैलेजा, सो डी इज हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोजाइम इन बैक्टीरिया कैटालिसिस. बैक्टीरिया में राइबोजाइम क्या कैटालिसिस करता है, इसका क्या रोल है. ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल RNA, तो गलत है. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, सो दिस ऑप्शन इज राइट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्स आर नॉट हेट्रोगैमेटिक इन. किसमें मेल्स हेट्रोगैमेटिक नहीं होते हैं. हेट्रोगैमेटिक का मतलब है कि जिसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे. जैसे ह्यूमन में हमें पता है X एंड Y क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन का के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो मेल्स में XY क्रोमोसोम एंड फीमेल्स में XX. तो यहाँ पर जो ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो फीमेल्स क्या हो गई हैं, होमोगैमेटिक हो गई है, एंड मेल्स हेट्रोगैमेटिक है क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स यहाँ पर बनेंगे. मेल्स में 2 डिफरेंट टाइप्स के
क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ पूछा है कि किसमें मेल्स हेट्रोक्रोमैटिक नहीं होते, ड्रोसोफिला, ह्यूमन बींग्स, ग्रासहोपर एंड कुछ बर्ड्स, सर्टन बर्ड्स। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। बर्ड्स में ZZ एंड ZW क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। एंड फीमेल्स में ZW होता है एंड मेल्स में ZZ होता है। तो यहाँ पर मेल्स, बर्ड्स में मेल्स जो होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सहेली इज इनकरेक्ट। सहेली के लिए क्या स्टेटमेंट गलत है, तो हमें गलत को ऑप्ट करना है। तो सहेली जो है एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ठीक है। हम देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखा है। इट इज़ एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर फीमेल्स, ये सही है। इट इज़ नॉन स्टेरॉइडल वंस अ वीक पिल, ये भी सही है। इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, this option is again correct. It is developed by ICMR Delhi, so this is incorrect option. So option D is right here. The main function of fimbriae of the fallopian tube is to help in fallopian tube में जो फिम्ब्रीज होती हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनका क्या रोल है, किसमें हेल्प करती है? रिलीजिंग द ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब का ओवम की रिलीजिंग में रोल नहीं होता है। कलेक्टिंग द ओवम फॉलोइंग ओव्यूलेशन इनटू द फैलोपियन ट्यूब, तो ये ऑप्शन सही है। फैलोपियन ट्यूब जो होती हैं, फैलोपियन फिम्ब्रीज जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब में ओव्यूल के कलेक्शन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ABO ब्लड ग्रुप कैरेक्टर्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ABO ब्लड ग्रुप का जो इनहेरिटेंस होता है, तो हमें पता है कि ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप के लिए एक जीन के 3 एलील्स होते हैं। सो ये हो गया मल्टीपल एलील्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा A। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है 1:1:1:1। सो आप यहाँ पर हो जाएगा B। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका जो जीनोटाइप आता है F2 में फिनोटाइप आता है वो है 9331। सो यहाँ पर आ जाएगा C। फिनाइल कीटोन्यूरिया इसे प्लियोट्रोपी, यहाँ पर आ जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन्स हैज tRNA। tRNA में कौन सा कोडोन होता है? UAA, UAG, UGG और UGA। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, UGG। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या सही नहीं है? मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या दे रखा है। प्लांट्स विद 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स appeared in the ratio of 9331 in the F2 generation। तो ये तो सही है, हमें क्या देखना है? not true, मतलब incorrect। 2 new combinations of traits that are different from the parental traits appear in the F2 generation, ये भी सही है। ये जो 3:3 रेशियो में मिलते हैं ये नए रिकॉम्बिनेशंस होते हैं। The factor of the 2 traits segregate independent of each other, ये भी सही है। A single trait is controlled by more than 2 alleles, तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है और अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन यहाँ पर मेंडेलियन फैक्टर्स अकर इन पेयर्स इन डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, ये सही है। द एलील ऑफ ए जीन अकर ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट डिफरेंट लोकाई, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। एक जीन के जो एलील्स होते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर होते हैं वो सेम लोकाई पर होते हैं। नेक्स्ट असर्शन रीजन टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। अगेन हमें 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं, ABCD में से एक को ऑप्ट करना है। असर्शन को ध्यान से पढ़ना होता है, रीजन को ध्यान से पढ़ना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें पहले ये देखना होता है क्या असर्शन सही है, उसके बाद हमें देखना होता है क्या रीजन सही है, देन फिर हमें देखना होता है कि जो रीजन दिया गया है क्या वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। सिर्फ रीजन सही है ये देखने से काम नहीं चलेगा,
फर्स्ट हमें देखना है क्या जो स्टेटमेंट दे रखा है, असर्शन दे रखा है, वो सही है, रीज़न जो दिया हुआ है क्या वो सही है, और देन फिर हम चेक करते हैं कि जो रीज़न दिया हुआ है वो असर्शन को, गिवन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है या नहीं करता। तो इसी बेस पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे होते, ए में दोनों, बोथ असर्शन एंड रीज़न ट्रू, दोनों ही सही हैं, एंड द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तब हम ए लिखते हैं। बोथ असर्शन एंड रीज़न ट्रू, असर्शन रीज़न दोनों स्टेटमेंट जो दे रखे अपनी जगह सही हैं, बट द रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन असर्शन, तब हम लिखते हैं बी। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न गलत दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं सी। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, असर्शन एंड रीज़न दोनों ही गलत हैं, तब हमारा ऑप्शन जाता है डी पर। तो इस तरह से हम एआर के जो क्वेश्चंस होते हैं, एआर टाइप के क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करते हैं। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन पढ़ते हैं। दो जिटोनोगेमी इज फंक्शनली जीनोगेमी एंड रिक्वायर्स ए पॉलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली इट इज ऑटोगेमी। बता रखा है जो जिटोनोगेमी होती है वो फंक्शनली क्या है, जीनोगेमी। जिटोनोगेमी क्या होती है, जस्ट सपोज ये कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट एक्स, इसमें एक फ्लावर है ए, इस फ्लावर ए का पोलन ग्रेन, इसी प्लांट एक्स का एक और फ्लावर है बी, इस बी फ्लावर की स्टिग्मा पर पॉलिनेटेड होता है, स्टिग्मा पर जाता है। तो ये जो पॉलिनेशन है, इस पॉलिनेशन को हम कहते हैं जिटोनोगेमी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि जिटोनोगेमी फंक्शनली जीनोगेमी है एंड पॉलिनेटिंग एजेंट का जरूरत होती है। बिल्कुल पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाने में। जीनोगेमी में क्या होता है, मान लो कोई प्लांट है एक्स, ये है प्लांट वाई, ठीक है, ये रोज प्लांट है कोई एक्स, ये प्लांट है वाई, ये भी रोज प्लांट है। इस प्लांट का एक फ्लावर है, उस फ्लावर का पोलन पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू प्लांट वाई के स्टिग्मा पर जाता है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं जीनोगेमी, ठीक है। क्या है, देखने में दोनों ही प्लांट क्या है, रोज है या कोई भी प्लांट, फ्लावर प्लांट, ठीक है, बट यहाँ पर एक प्लांट के फ्लावर का पोलन दूसरी प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू जाता है, इसको हम कहते हैं जीनोगेमी। मीन्स बोथ दी प्लांट्स आर सेपरेट। एंड जिटोनोगेमी में क्या होता है, प्लांट एक होता है, प्लांट सेम होता है बट फ्लावर्स आर डिफरेंट, तो हम कहते हैं फंक्शनली तो जीनोगेमी ही है। मीन्स फ्लावर का पोलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं गया है, तो फंक्शनली ये जीनोगेमी है, बट जेनेटिकली इट इज ऑटोगेमी, क्योंकि दोनों ही फ्लावर एक ही प्लांट के हैं, तो इनका जेनेटिक सेम है। सो असर्शन इज राइट। नेक्स्ट रीजन देखते हैं, इन जिटोनोगेमी पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो जो रीजन दिया गया है ये भी सही है एंड करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। सो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ए, बोथ assertion and reason are correct and reason is correctly explained given assertion. Next question, in transcription unit of DNA, the strands with 3' to 5' polarity act as a template and is transcript. हमें पता है जब DNA में ट्रांसक्रिप्शन होता है, मैसेंजर RNA बनता है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, जिस स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3' to 5' होता है वो एज ए टेम्पलेट काम करता है और इस पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। रीजन दे रखा है द कोडिंग स्ट्रैंड विद 5' to 3' पोलैरिटी इज नॉट ट्रांसक्रिप्ट। तो रीजन भी सही है लेकिन ये रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि 3' to 5' डायरेक्शन वाला जो स्ट्रैंड है वो एज ए टेम्पलेट क्यों काम कर रहा है और क्यों इसका ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अगर इस वाली चीज़ को एक्सप्लेन करता हुआ रीज़न होता तब हम कहते रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेन टू द गिवन असर्शन। सो यहाँ पर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी सेल्स ऑफ ड्रोन्स ऑफ हनी बी हैव 16 क्रोमोसोम्स।
हनी बीज के जो ड्रोन्स होते हैं, हनी बीज में एक क्वीन होती है, ड्रोन्स होते हैं एंड वर्कर्स होते हैं, ठीक है। सो जो ड्रोन्स होते हैं उनकी बॉडी सेल में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, वाइल दी बॉडी सेल्स ऑफ वर्कर हनी बी हैव 32 क्रोमोसोम्स। वर्कर्स के में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो असर्शन दिया हुआ है ये सही है। रीजन, ड्रोन्स ऑफ हनी बी डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली। इसका रीज़न दे रखा है कि जो हनी बीज के ड्रोन्स होते हैं वो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं। रीजन भी सही है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जो ड्रोन्स होते हैं वो डायरेक्ट ही विदाउट फर्टिलाइजेशन गैमेट से डेवलप हो जाते हैं, इसलिए इनकी बॉडी सेल में 16 क्रोमोसोम होते हैं और इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेटिकली डेवलपमेंट कहते हैं। सो यहाँ पर अगेन हमारा आंसर आ जाएगा ए, मीन्स both the assertion and reason are true and reason is correctly explained to the given assertion. Next, DNA fingerprinting has an important application in paternity test in case of disputes. DNA fingerprinting का आजकल हम पैटर्निटी टेस्टिंग में डिस्प्यूट्स केस में यूज़ करते हैं, ये असर्शन सही है। नेक्स्ट रीजन पढ़ते हैं, DNA fingerprinting employs polymorphism in the DNA sequences as the basis and such polymorphisms are inheritable. रीज़न भी सही है। क्या बताया हुआ है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस चीज बेस सीक्वेंसेस का यूज़ करते हैं, ऐसे बेस सीक्वेंसेस जो पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, ठीक है। और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म बेस सीक्वेंस है ये इनहेरिटेबल होते हैं, मीन्स पेरेंट से अपनी जनरेशन में जाते हैं और इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम इसका यूज़ करते हैं पैटर्निटी प्रॉब्लम्स को, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। सो रीज़न भी सही है एंड करेक्टली एक्सप्लेन करता है। सो अगेन हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी ऑफ कपल टू हैव अ चाइल्ड इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। क्या बता रखा है कि जो इनफर्टिलिटी होती है ये एक कपल की इनएबिलिटी होती है जिसके कारण वो चाइल्ड को बेयर नहीं कर पाते, ठीक है, चाइल्ड उनका बेबी नहीं होता है। रीजन दे रखा है, इनफर्टाइल कपल्स कैन बेयर चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। कि जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो किसी वजह से एक नॉर्मल बेबी को, नॉर्मल तरीके से एक नॉर्मल बच्चे को नहीं प्रोड्यूस कर पाते, नहीं बना पाते, ठीक है, उनका बेबी नहीं होता है नॉर्मल तरीके से, तो वो हेल्प ले सकते हैं ना असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की। तो रीजन तो ये तो सही है, लेकिन ये रीजन इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है, कि वो जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं वो इनकैपेबल क्यों होते हैं, वो क्यों नहीं एक नॉर्मल तरीके से एक अपने बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा बी, रीजन इज सही करेक्ट, assertion is correct but the reason is not correctly explained given assertion. Next question है, the endometrium of uterus undergoes cyclic changes during menstrual cycle. assertion सही दे रखा है कि menstrual cycle के दौरान एंडोमेट्रियम में जो यूट्रस का थिक लेयरिंग होती है एंडोमेट्रियम, उसमें कई तरह के चेंजेस होते हैं। रीजन दे रखा है, इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस अकर एट द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर ही ब्लास्टोसिस का इम्प्लांटेशन होता है। तो यहाँ पर रीज़न भी सही है बट रीज़न इस चीज़ को नहीं बता रहा कि जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या चेंजेस होते हैं, क्यों साइक्लिक चेंजेस होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जबकि रीज़न इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हुआ होना चाहिए था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम में क्यों साइक्लिक चेंजेस होते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा बी, ठीक है। assertion is right, again reason is right but reason is not correctly explained given assertion. Next and last assertion है, the nuclear division, mitotic division in the functional megaspore to form an embryo sac in angiosperm are strictly free nuclear. हमें पता है एंजियोस्पर्म्स में फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड होता है, ठीक है, एन होता है ये। इस फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोटिक डिविजन्स होते हैं और 8 न्यूक्लियट स्टेज आती है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को जिसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, राइट।
ये 8 न्यूक्लियस हो गए, ये सेंट्रल सेल और ऊपर बनती हैं एंटीपोडल्स और ये synergids and eggs. Reason दे रखा है cell wall formation starts only at 8 nucleate stage leading to the organization of the typical female gametophyte. सही है रीज़न कि जब एम्ब्रियोसेक में 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं उसके बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन होता है एंड देन फिर सिनर्जिड्स एंड एग सेल्स बनती है, एंटीपोडल सेल बनती है एंड ये सेंट्रल सेल। ठीक है, तो रीज़न भी सही है एंड करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों फंक्शनल मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ। अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट, दो टॉल प्लांट में क्रॉस दिया हुआ है जिसका रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर। ये जो टॉल प्लांट है ये हेट्रोजाइगस है, टीटी एंड टीटी। ठीक है, हम अपने ये जो चेकर बोर्ड है इसको फिल कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें स्मॉल टी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा टी टी, ए क्या हो गया हमारा टी टी। ठीक है, बी क्या हो जाएगा टी टी। ठीक है, सी क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल टी एंड डी क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो हो गया हमारा चेकर बोर्ड। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखे। इट इज क्या कौन सा क्रॉस है ये बताना है हमें। तो ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ऑप्शन ए इज राइट हियर। एक ही कैरेक्टर टॉलनेस के कैरेक्टर को लेकर किया हुआ है। नेक्स्ट है द जीनोटाइप रेशियो इन दी प्रोजेनी विल बी, जो प्रोजेनी मिलेगी हमें उसमें जीनोटाइप रेशियो क्या होगा 1:1 होगा। 1 इज टॉल, 1 इज स्मॉल एंड 2 इज हाइब्रिड टॉल। ठीक है, तो ये जीनोटाइप हो गया 1:1। विच टू ऑफ द 4 बॉक्सेस विल हैव द सेम जीनोटाइप, चार में से कौन सा ऐसे 2 बॉक्सेस है जिनमें जीनोटाइप सेम था। तो यहाँ पर अगेन हम देखें हमारे बॉक्सेस जिनमें सेम टाइप का जीनोटाइप है। तो इस बॉक्सेस ए का भी जीनोटाइप क्या है हाइब्रिड हेट्रोजाइगस और डी का भी क्या है हेट्रोजाइगस। ठीक है, सो क्या आ गया हमारा आंसर बी, ए एंड डी। नेक्स्ट द फिनोटाइप रेशियो इन द प्रोजेनी विल बी, टॉल एंड ड्वार्फ का पूछा है, क्या होगा फिनोटाइप रेशियो 3:1 बिकॉज अगेन 1 इज प्योर, 2 इज हाइब्रिड एंड 1 इज ड्वार्फ। ठीक है, बट यहाँ पर हाइब्रिड है लेकिन फिनोटाइप क्या है टॉल होगा, तो 3 हो गए हमारे टॉल और 1 हो गया डार्क। सो 3:1। नेक्स्ट है सच अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द probability of all possible genotypes in the progeny of a cross was developed by, ये टेक्नोलॉजी ये मेथडोलॉजी किसने डेवलप की थी इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम कोई भी क्रॉस कंडक्ट कराते हैं तो सभी पॉसिबल जीनोटाइप्स हमारे को पता चल जाते हैं। तो ये किया था पुनेट ने और इसी को हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर बॉक्स या पुनेट चेकर बॉक्स। विच ऑफ द 2 बॉक्सेस इन दी अबव हैव होमोजाइगस जीनोटाइप, कौन से ऐसे 2 बॉक्सेस हैं जिसमें होमोजाइगस जीनोटाइप मिलेगा। तो ये है बी एंड सी, हमने देखा था बी एंड सी में टीटी एंड टीटी हैं तो ये होमोजाइगस हैं। ठीक है, एंड टीटी क्या थे ये हेट्रोजाइगस है। नेक्स्ट हमारे को अगेन एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, जल्दी से हम क्वेश्चंस देखते हैं। थोड़ा सा ये देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से सारा प्रोसेस दिया हुआ। इसी तरह जो भी आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें काफ़ी सारे क्लूज आपको मिल जाते हैं। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस इसमें होता है मेल्स में एंड oogenesis फीमेल्स में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के रिजल्टेड हमें 4 स्पर्म्स या मिलते हैं। ठीक है, एंड oogenesis के रिजल्टेंट ओनली एक ही ओवा या एग मिलता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड दिस वन इज स्टार्ट एट द एज ऑफ फीटल और एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड एट द प्यूबर्टी। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया डिविजन्स देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है, प्राइमरी से सेकेंडरी एंड देन फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं जिनका डिफरेंशिएशन हो जाता है स्पर्म्स में। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ओगोनिया माइटोसिस डिवीजन
देन प्राइमरी oocytes बनता है, याद रखेंगे आप, यहाँ तक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड प्राइमरी oocyte तक माइटोसिस होता है, मियोसिस डिवीजन नहीं होता। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस, देन सेकंड मियोसिस किसमें हो रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। इसी तरह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस, लेकिन ये अभी स्टॉप हो जाता है और कब जाके कंप्लीट होता है, प्यूबर्टी में, ठीक है। एंड रिजल्टेंट फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। देन फिर सेकेंडरी जो मियोसिस सेकेंड होता है वो कंप्लीट होता है, सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ सिंगल ओवम। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। The two process spermatogenesis in human and oogenesis in human females start respectively at males में and females में। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये किस एज में स्टार्ट होता है, तो हमें पता है मेल्स में कब होता है, एट द प्यूबर्टी, एंड फीमेल्स में होता है एट द फीटल और एम्ब्रियोनिक स्टेज। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। Next, how many primary oocytes are involved in the production of 100 ova in human females? कितने प्राइमरी oocytes का इन्वॉल्वमेंट था 100 ओवा में, हमें पता है एक प्राइमरी oocyte से लास्ट में एक ही ओवा बना था, ठीक है। तो एक प्राइमरी oocyte से एक ओवा बनता है, सो 100 के लिए कितने ओवा इस प्राइमरी oocytes होंगे, 100। How many spermatids are formed from 100 primary spermatocytes? 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने जो है स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अगेन आप फिर से यहाँ पर देखिए, यहीं पर क्लू है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होता है, फर्स्ट मियोसिस एंड देन सेकंड मियोसिस, रिजल्टेंट 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। मीन्स एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बनते हैं, एक प्राइमरी से बनते हैं 4, सो 100 से कितने बन जाएंगे, 400। हाउ मैनी क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड बी में फर्स्ट पोलर सेल, फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ पर हमसे क्रोमेटिड्स पूछे हैं, ये बहुत ही ध्यान से करने का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। किसमें क्रोमेटिड्स पूछे हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड स्पर्मेटिड्स में। हम इसका देखते हैं, ठीक है। प्राइमरी oocyte कैसी है, डिप्लॉइड। यहाँ पर जो क्रोमोसोम हमें दिखाई देंगे वो ऐसे पेयरिंग में, ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरह से यहाँ पर क्रोमोसोम्स का 23 पेयरिंग है या 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। एंड क्रोमेटिड्स देखें तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहे हैं। तो क्रोमेटिड्स कितने हो जाएंगे, 92 क्रोमेटिड्स है एंड क्रोमोसोम्स 46 या 23 पेयर। अब यहाँ पर आकर मियोसिस 1 होता है फर्स्ट पोलर बॉडी में, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी का बोला है। तो मियोसिस 1 में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं और इंडिविजुअल एक सेल में चले जाते हैं, ठीक है। तो पोलर बॉडी में क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना हुआ, 23। अब पेयरिंग नहीं है, 46 क्रोमोसोम नहीं है, 23 क्रोमोसोम्स। लेकिन यहाँ पर अभी भी क्रोमेटिड्स कितने हैं, 2 क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहे हैं। तो मीन्स क्रोमेटिड्स कितने हो गए, 46 क्रोमेटिड, ठीक है। सो फर्स्ट पोलर बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इज 46। अगेन हमसे स्पर्मेटिड्स का पूछा है, सेम यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि अभी डिप्लॉइड है, इसमें सेम ऐसे ही होगा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर और 46 एंड क्रोमेटिड्स कितने दिखाई दे रहे हैं हमें, 8 1 2 3 4, मीन्स 4 है। तो मीन्स कितना हो गया, 92 क्रोमेटिड्स हो गए, ठीक है। देन मियोसिस हुआ, मियोसिस के रिजल्टेंट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी है, मीन्स ये दोनों जो क्रोमोसोम हैं पेयरिंग अलग हो गए। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के क्या होती है, हैप्लॉइड हुई, 23 क्रोमोसोम्स इन ईच स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। एंड फिर मियोसिस हुआ, सेकेंड मियोसिस, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का अगर हम सेल ड्रॉ करें तो उसमें इस तरह का क्रोमोसोम दिखेगा, क्रोमोसोम्स अलग हो गए लेकिन क्रोमेटिड्स अभी भी 2 है। अब स्पर्मेटिड्स में ये भी अलग हो जाएंगे क्रोमेटिड्स, तो स्पर्मेटिड्स में कैसे दिखेगा, ऐसे,
लाइक दिस, ये है क्रोमेटिड्स, ठीक है। सो ये बन गए हमारे 4 स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड्स में इन ईच स्पर्मेटिड्स क्रोमेटिड्स का नंबर कितना है? 23, ठीक है। सो 23 क्रोमेटिड्स इन spermatids and 46 chromatids present in first polar body. So option A is right here. Next question. What is the ratio between the number of spermatozoa and number of ova produced by the primary spermatocyte and one primary oocyte? पूछा हमसे कि स्पर्मेटोजोआ का नंबर कितना होता है एंड ओवा का नंबर कितना होता है जो कि प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड प्राइमरी oocyte से। हमें पता है एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड्स बनते हैं, जबकि प्राइमरी oocyte में एक से ओनली एक ही ओवा बनता है, तो 4:1। नेक्स्ट है द पिट्यूटरी हार्मोन विच इन्फ्लुएंसेस स्पर्मेटोजेनेसिस एट प्यूबर्टी आर। पिट्यूटरी हार्मोन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखते हैं कि ऑप्शन दे रखा है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पर FSH तो रिलीज होता है बट ये नहीं होता है, ये तो हाइपोथैलेमस से होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन FSH एंड LH, तो ये दोनों सही हैं। ये दोनों हार्मोन जो है प्यूबर्टी पर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं एंड बोथ द हार्मोन्स इन्फ्लुएंस स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी टर्म 1 के लिए क्लास 12th का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस पेपर 2nd एंड 3rd 3 प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे। मेरा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। RK Academy करके मेरा एक ऐप है जो अभी मैंने लॉन्च किया है। इस ऐप में आप शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, MCQs, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल है सारा। UG एंड PG के स्टूडेंट्स बॉटनी के लिए भी इसमें स्टडी मटेरियल अपलोड किया हुआ है एंड एवरीथिंग इज फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में है। अगर इसके साथ में आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा गिवन है। थैंक यू स्टूडेंट।